अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड इन चैप्टर नंबर 7 वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक 7.7 व्हिच इज corrosion and its prevention. So far हमने डिस्कस किया है rusting of corrosion को and we are discussing prevention of corrosion. In prevention of corrosion, we are done with some prevention methods which were removal of stains, paints and greasing, alloying, and we are studying metallic coating. We know that metallic coating could be done by two methods, physical methods or electrolytic method, which is also called as electroplating. In our previous lecture, we discussed in detail the procedure for electroplating, what is the objective for electroplating, and electroplating of silver as well. Now, let's continue with this topic of electroplating and let's discuss electroplating of chromium. As we know that chromium is very important metal in this point of view that it is highly resistant to the corrosion. और chromium एक बहुत ही खूबसूरत shiny और सिल्वरी सरफेस भी प्रोवाइड करती है टू अनदर मेटल। अगर बात करें इसके प्रिंसिपल की, सो इट वुड बी सेम एज दैट ऑफ सिल्वर। वी कैन से दैट इट इज सिमिलर टू द सिल्वर, बट देयर आर सम चेंजेस एज वेल एंड वी विल डिस्कस दोज चेंजेस। एज वी नो दैट व्हेन वी are going to deposit one metal over the other metal by the means of electrolysis, we are basically using electrolytic cell in which we have one electrolyte and we have anode, cathode, and of course they are connected with battery. अगर बात करें electrolyte की, so in this case the electrolyte that we are using is aqueous solution of, as you know that most of the times aqueous solutions are good conductors. So aqueous solution of chromium sulfate. और क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए, which is Cr2 SO4 thrice. So this is the formula for chromium sulfate. It means that we are going to pour chromium sulfate solution in a cell and then we are going to dip electrodes into it. These two are collectively called as electrodes. अब डिस्कस करते हैं कि एनोड किस चीज का बना होगा और कैथोड किस चीज का बना होगा। कैथोड तो सेम प्रिंसिपल पे बनता है, मींस कैथोड इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट कराना है, ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जैसा कि इन केस ऑफ सिल्वर था। मगर आपको याद होगा कि व्हेन वी वर स्टडिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर तो हमने उसमें देखा था कि हम एनोड बना रहे थे सिल्वर का, लेकिन यहां एनोड इज नॉट गोइंग टू बी फॉर क्रोमियम। यहां पे एनोड होगा लेड का, और सिर्फ लेड नहीं, दिस इज एंटीमोनियल लेड। हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये वर्ड पहली दफा सुना हो। लेड का लफ्ज तो पहले सुना होगा, विच इज सिंबल इज Pb. एंटीमोनियल लेड इज बेसिकली एलॉय, दिस इज एलॉय, और ये एलॉय मिलके बना है दो चीजों से, एंटीमनी और लेड। एंटीमनी एक तरह की मेटलॉइड है और लेड एक डेंस मेटल। सो जब हम एंटीमनी और लेड को कंबाइन करते हैं तो ये हमें रिलेटिवली हार्ड और फर्म लेड प्रोवाइड करेगा, और हार्ड और फर्म लेड वुड बी सुटेबल टू मेक एनोड।
क्योंकि हम जानते हैं कि एनोड को सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ताकि जब हम उसे सस्पेंड करें उस अपने इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में या फिर डिप करें तो वो वहां पे स्टे भी करे। अब ये तो बात हुई कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से थी। इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन होगा, कैथोड ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड होगा, वो कुछ भी हो सकता है जिसपे आप चाहते हैं कि क्रोमियम की लेयर आए, और इसमें जो एनोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इट इज ऑफ द एंटीमोनियल लेड। नाउ आयंस प्रोवाइडेड दे आर बेसिकली फ्रॉम क्रोमियम सल्फेट, यानी कि आयंस क्रोमियम सल्फेट से आएंगे। और आपको एक बात याद रखनी है कि ये सारा प्रोसेस करने से पहले जिस चीज को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको अच्छे से क्लीन भी करना होगा। नाउ लेट्स सी कि आखिर केमिकल रिएक्शंस कौन से इन्वॉल्व होंगे। सो देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कौन सा है। सो द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस आयंस, हम कहेंगे कि उसकी आयोनाइजेशन होगी, and our electrolyte was Cr2SO4 thrice, ये होगा in solid form। अब जब ये कन्वर्ट होगा आयंस में, so it is going to give chromium ion Cr+3 and साथ ही साथ बनेगा सल्फेट आयन भी। ये तो हुई इसकी आयोनाइजेशन। अब हमारे पास एक पॉजिटिव आयन आया है और एक नेगेटिव आयन आया है, और अब ये दोनों आयन्स दे आर गोइंग टू ट्रेवल टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब क्रोमियम, बेसिकली क्रोमियम है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, सो क्रोमियम इज गोइंग टू मूव और ये जाएगा कैथोड पे। और अगर बात करें एनोड पे क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम सल्फेट ही नहीं था, देयर वाज वाटर एज वेल, और जब वाटर अपने आयंस में कन्वर्ट होगा तो वो बनाएगा H+ एंड OH-, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाएगा। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट एनोड। हम जानते हैं कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, सो एट एनोड OH- will move, there would be 4 ions of hydroxide and they are going to give you 2 molecules of water plus O2 plus 4 electrons would be released. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करेंगे towards the cathode, and at cathode what is going to happen, chromium ion will accept electrons and it will accept 3 electrons और वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमियम मेटल में, and you will see the layer of chromium metal at the top। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने एज कैथोड प्लेस किया था उस पर क्रोमियम की एक लेयर आ जाएगी। अब हम डायरेक्ट क्रोमियम की लेयर को अवॉइड करते हैं, वी यूजुअली प्लेट स्टील विद निकल और कॉपर फर्स्ट। अगर आपके पास स्टील है, सो फॉर स्टील आप डायरेक्ट नहीं मूव करेंगे, फॉर स्टील यू हैव टू गो विद निकल और कॉपर फर्स्ट। आप पहले उस पर निकल या फिर कॉपर की लेयर करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर क्रोमियम प्लेटिंग। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर इसकी रीजन क्या है। पहले निकल और कॉपर क्यों, निकल या कॉपर इन दोनों में से एक लेयर क्यों, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टील। सो उसकी रीजन ये है कि बेसिकली प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो स्टील जो है वो एडहेयर नहीं करता क्रोमियम को अपने साथ। क्रोमियम मेटल स्टील सरफेस पे उतनी अच्छी तरह एडहेयर नहीं होती, उतनी अच्छी तरह स्टिक नहीं होती, और इसके अलावा वो मॉइस्चर को भी अलाउ करती है पास कर। सो देयर आर 2 प्रॉब्लम्स कि एक तो वो एडहेयर नहीं होगी, वी कैन से इट डजंट एडहेयर टू स्टील, और इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि इट कैन अलाउ मॉइस्चर, और हम जानते हैं कि मॉइस्चर ही तो हम नहीं चाहते। मॉइस्चर अगर जाएगा तो मेटल स्ट्रिप ऑफ हो जाएगी, सो इफ इट विल अलाउ मॉइस्चर टू पास थ्रू इट,
क्या होगा? मेटल विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ. सो अगर हम उसको पहले निकल या फिर कॉपर से कोट कर लेंगे, सो व्हाट विल हैपन? कॉपर एंड निकल दे विल प्रोवाइड एडहेजन, एंड फिर अगर आप उस पे क्रोमियम डिपॉजिट करेंगे तो इट विल लास्ट लॉन्गर. सो बेसिकली दिस हेल्प क्रोमियम टू लास्ट लॉन्गर. और सिर्फ लास्ट लॉन्गिंग नहीं, बल्कि एक तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस भी मिलेगी ऑब्जेक्ट को. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग को करने के ऑब्जेक्टिव्स दो ही होते हैं. या तो हम चाहते हैं कि वो रेजिस्ट करे कोरोजन से, और सेकंड चीज है कि वो खूबसूरत दिखाई दे, ब्यूटीफाई हो, शाइन करे. सो क्रोमियम will give bright silvery appearance. So ये short question point of view से important है, that why we plate steel with nickel or copper first before doing chromium plating. तो उसकी reason आपको पता होनी चाहिए, which you can see right in front of you. ये तो थी बात क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की. इसके अलावा और भी मेटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक. जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी प्रिंसिपल तो सेम ही है और ऑब्जेक्टिव भी हमारा सेम ही है. तो चलिए देखते हैं कि जिंक को अगर इलेक्ट्रोप्लेट करना हो तो कौन से स्टेप्स यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट सबसे पहले आपको करनी होती है क्लीनिंग ऑफ दी टारगेटेड मेटल. जिस मेटल को भी आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं आप उसको क्लीनिंग करेंगे. सो cleaning in case for the electroplating of zinc is usually done by alkaline detergent. आप alkaline detergent use करेंगे for cleaning. And इस solution से इसको करके then it is treated with an acid. Now, why we treat it with acid? उसकी क्या reason है? So we treat with acid in order to remove few things. और हम remove करना चाहते हैं rust specially. अगर उसकी surface पे कोई rust है तो वो, और या फिर उसकी surface के scales. So that's why we use acid. Once you're done with cleaning, then you have to decide आपका anode और cathode. Now, in case of zinc electroplating, anode would be zinc metal. Zinc metal is used as anode. और हम जानते हैं कि जिस चीज को आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं उसका आप एनोड बनाएंगे और उसी का इलेक्ट्रोलाइट भी होगा. फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज कैथोड. कैथोड होगा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने करना है इलेक्ट्रोप्लेट. सो वी कैन से a metal to be plated. Now let's move to the electrolyte. Electrolyte का तो पता हमें एनोड से ही चल जाता है sometimes. मगर in case of zinc हम यूज करते हैं जिंक का एक सॉल्ट which is zinc sulfate. और आपको याद रखना है कि हम aqueous solutions यूज करते हैं. aqueous solution of zinc sulfate. ZnSO4. फॉर्मूला अगर पता होगा तभी आप उसके आयंस बना सकते हैं. अब प्रोसेस बाकी सारे का सारा सेम ही होगा. जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस किस चीज पे कंसिस्ट करेगा, तो अब देख लेते हैं कि रिएक्शंस क्या होंगे. सो रिएक्शंस में लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट एनोड. हमें एनोड के रिएक्शंस और कैथोड के रिएक्शंस डिस्कस करना होते हैं. अब एनोड बना है जिंक का, तो वहां क्या होगा, जिंक मेटल टर्न हो जाएगी जिंक आयन में, और
2 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिमूव्ड। जिंक के पास टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। और कैथोड पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक मेटल गेन करेगा जो कि उसका आयन बन चुका था, और वो कन्वर्ट हो जाएगी जिंक मेटल के अंदर। सो वी कैन से दैट फ्रॉम द एनोड व्हाट हैपेंड, ऑक्सीडेशन वाज हैपेंड। ऑक्सीडेशन हुई, देयर वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर गए टुवर्ड्स द कैथोड, और जिंक आयन वो आ गया सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से जिंक आयन विल ट्रेवल टुवर्ड्स द कैथोड, और अब वो कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को वापस गेन करेगा और फिर वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो एट द एंड जिंक मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, और कैथोड हम जानते थे कि उस ऑब्जेक्ट का था, और फिर वो ऑब्जेक्ट वुड बी हैविंग अ जिंक लेयर ऑन इट। अगर आप इस प्रोसेस को समझें इस डायग्राम की हेल्प से, सो यू कैन से दिस इज कैथोड, जिसपे आपको नजर आ रही है एक स्पून, दिस इज एनोड, और ये एनोड होगा जिंक का, ये जिंक का बना होगा, और ओवर हियर वी वुड बी हैविंग सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब यहां जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और आ जाएगा जिंक आयन की फॉर्म में। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू ट्रेवल, और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल होंगे और ये जिंक का आयन जाएगा ओवर हेयर एट कैथोड, और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और वापस कन्वर्ट हो जाएगा जिंक मेटल में, एंड यू विल सी अ लेयर ऑफ जिंक ओवर हेयर, zinc deposited. And we know that anode is connected with positive terminal of battery and cathode is connected with the negative terminal of battery. किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आए, सो आपके पास प्रोसेस सेम रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम के केस में थोड़ा सा डिफरेंस था कि क्रोमियम में हम यूज करते हैं एंटीमोनियल लेड एज एनोड, उसमें हम क्रोमियम का एनोड यूज नहीं करते। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक को, और साथ ही साथ ये भी देखा है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट क्यों होती है, उसमें एनोड किस चीज का बना होता है और वो क्यों बना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे मजीद कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।